स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस में। 5 फिंगर क्लासेस की पढ़ा सीरीज जिसका 25वां भाग आपके सामने आ रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के साथ में जो अलग अलग राज्यों में शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती हैं और जिनमें बाल विकास के प्रश्न, चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे संबंधित ये वीडियो आपके सामने हैं। और एजुकेशन का एक बड़ा विस्तृत रूप हमारे सामने यहाँ पर आता है और उसी को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर प्रश्न आपके सामने दिए जा रहे हैं, जो TGT के लिए, PGT के लिए, UGC नेट के लिए और UK टेट हो या CTET हो या UP टेट हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित ये प्रश्न होने वाले हैं। तो इनको ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैंने इसका लेवल बढ़ाया है, बढ़ाने का मतलब है थोड़ा कठिनता के स्तर पर इसको लेकर गया हूँ मैं, जिससे आप जो है परीक्षा की गहनता से तैयारी कर सकें। और दोनों ही भाषाओं में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपके लिए यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया, क्योंकि हम फोकस जो करते हैं बच्चे की सीखने के ऊपर करते हैं, यानी कि जो बालक की विशेषताएं हैं, उसके लक्षण हैं, उसके अंदर जो गुण हैं उनकी, और साथ साथ उन गुणों को आगे बढ़ाते हुए उनके अंदर परिपक्वता लाते हुए सीखने की जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उनके सहयोग से उनको समझने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है आपके लिए कि निरंतर अवलोकन, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन से ही बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को सही तरह समझा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है वह है बी, कि बालक के व्यवहार के अवलोकन से, यानी कि बाय ऑब्जर्विंग हिज बिहेवियर, यानी कि उसका जो बिहेवियर है, बालक का जो बिहेवियर है, उसका गहन अवलोकन करके, उसका निरीक्षण करके, उसके व्यवहार को देख करके हम उसके सीखने की प्रक्रिया को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन, इसका मतलब क्या है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि शिक्षा बालक के अनुभव और परिवेश पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने बालक का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक का अगर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो उसकी सीखने की प्रक्रिया भी उतनी ही ज़्यादा आगे बढ़ती रहेगी और वह अपनी रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक ज्ञानार्जन कर सकेगा। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो है इसका कि बालक की रुचि और आवश्यकता पर आधारित जो शिक्षा है, यानी कि एजुकेशन बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड नीड्स, यानी कि जो उसकी मांग है, जो उसकी रुचि है, जो उसकी अभी क्षमताएँ हैं, उस पर आधारित जो शिक्षा होती है उसको हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सबसे अच्छा कब होता है। तो सीखना सबसे अच्छा कब होगा, वाइगोत्स्की ने यहाँ कहा है, एक कोटेशन दी है, इस पर ध्यान दें कि लर्निंग इज़ ए सोशल प्रोसेस। इसको आपको ध्यान रखना है कि लर्निंग इज़ ए सोशल प्रोसेस, यानी कि बालक कब सीखेगा कि जब बालक जो है सामाजिक सहभागिता को ग्रहण करेगा, यानी कि थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जब बालक जो है सामाजिक अंतःक्रिया करेगा, समाज के बच्चों में घुले मिलेगा, उनके साथ खेल कूद करेगा, उनके साथ मार्केट जाएगा, घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब वह जितना ज़्यादा अब दूसरे बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा उसका विकास होगा। इसीलिए कहा गया है कि लर्निंग इज़ ए सोशल प्रोसेस, यानी कि जितना भी सीखना होगा वह सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत होगा जब बालक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो है जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, जिनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नामक एक पुस्तक लिखी, उसको आपको ध्यान रखना है। और जो इसका इस प्रकार का जो अधिगम है जो यहाँ पर दिया गया है, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि यह बिहेवियरिज्म का सिद्धांत है, यानी कि जो थॉर्नडाइक थे वो व्यवहारवादी थे और उनका जो
ट्रायल एंड एरर सिद्धांत है ये व्यवहारवादी अधिगम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर किसने दिया? एम्फेसिस जो किया गया लर्निंग बाय डूइंग पर वो किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि डेवी ने कहा कि शिक्षा अनुभव और कार्य के माध्यम से होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन जो होनी चाहिए वो एक्सपीरियंस पर और बालक की एक्टिविटीज़ या क्रियाओं पर आधारित होनी चाहिए। और इनका जो संबंध जोड़ा है जॉन डेवी ने वो सामाजिक अंतःक्रिया से ही जोड़ा है। समाज को उन्होंने प्रमुख स्थान दिया है, सोसाइटी को प्रमुख स्थान दिया है। और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक जो है वो उनकी महान पुस्तक कहलाती है, जिसमें उन्होंने अपने जो उनके अनुभव थे, जो बालक के संबंध में उनके विचार थे, उसको उन्होंने दिया और किस प्रकार से उन्होंने प्रजातंत्र और शिक्षा को आपस में जोड़ा और उसमें समाज को शामिल किया। तो लर्निंग बाय डूइंग पर उन जो दिया गया है वो जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है और हमारा यहाँ पे विकल्प जो है ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को। छठा प्रश्न आपके सामने है कि कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक स्तर कन्वेंशनल लेवल पर बच्चा किस प्रकार की क्रियाओं को सीखता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि पारंपरिक स्तर पर बालक किस प्रकार की क्रियाओं को सीखता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यह स्तर नैतिकता के सामाजिक नियमों पर आधारित है। तो नैतिकता के जो सामाजिक नियम हैं उन पर आधारित है। तो यहाँ पर बालक जो है ये समाज के नियमों का पालन करता है, यानी कि इसका बी विकल्प, इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि कोहलबर्ग जो है वो जो उनका सिद्धांत है वो 3 भागों में बटा हुआ है कि पारंपरिक स्तर, मध्य पारंपरिक स्तर और पश्च पारंपरिक स्तर। तो यहाँ पर उन्होंने इस स्तर पर उन्होंने कहा, कन्वेंशनल लेवल पर उनको कहा कि बालक जो है समाज के नियमों का पालन करता है और उसी से समाज के नियमों का पालन करते हुए ही वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, साथ ही वह समाज संबद्ध क्रियाओं को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करता है और उसको आने वाली पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र करता है। तो वह जब इसीलिए कहते हैं कि बालक को ज़्यादा सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रखना चाहिए, जिससे वह समाज के आदर्शों को, रीति रिवाजों को, मान्यताओं को और जो मूल्य हैं उनको वो सीखता हुआ चले और जिससे आने वाली पीढ़ियों पर भी उसका प्रभाव पड़े। आगे देखें कि CCE का मुख्य उद्देश्य है, द मेन एम्स ऑफ CCE इज़, क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि CCE की फुल फॉर्म यहाँ पे बताई गई आपके सामने कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसको ध्यान रखना, आपको कई बार एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है कि CCE की फुल फॉर्म क्या है। पहली चीज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे के संपूर्ण विकास पर ये केंद्रित होती है। तो यहाँ पर इसका बी विकल्प बिल्कुल सही है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास का जो मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया है वो CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ को चलते हैं। आनुवांशिकता, इस पर एक पूरा लेक्चर आपके सामने पहुंचा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं अच्छी तरह से, नोट्स भी दिए हुए हैं उसमें और बहुत ही विस्तार से हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को आपके लिए समझाया गया है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत आप उस यूनिट को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये हेरिडिटी क्या है मेनली, ठीक है। तो माता पिता से संतान को जो पैतृक गुण प्राप्त होते हैं वो उसकी आनुवांशिकता कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को दिया गया है कि आनुवांशिकता बच्चे की जन्मजात विशेषताओं का निर्धारण करती है, ठीक है। तो जन्मजात विशेषताएं जो हैं बालक के अंदर जो आती हैं वो आनुवांशिकता के कारण ही आती हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, कि बच्चे के प्रारंभिक गुण प्रदान करती है, यानी कि बच्चे के अंदर जो गुण प्रदान करती है वो उसकी हेरिडिटी है, जो उसके माता पिता से या उसके पैतृकों से उसको प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है कि निर्माणवादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है ये इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है, इसको समझें
कि बच्चा अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है, यानी कि यहाँ पे भी अनुभव की बात की गई है। जॉन डीवी ने भी अपने चिंतन में, अपनी पुस्तकों में अनुभव के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की बात कही थी। तो बच्चा जो है स्वयं अनुभव को ग्रहण करके जो जिस ज्ञान का निर्माण करता है उसको यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि विद्यार्थी स्वयं ज्ञान निर्मित करता है, यानी कि स्वयं क्या ना डिस्कवर करना, खुद ही इनोवेशन करना, स्वयं ज्ञान का निर्माण करना और ज्ञान निर्मित करके उसको समाज की भलाई में उसका उपयोग करना। जब ज्ञान का निर्माण जो होगा वो बच्चा अपने अनुभव के माध्यम से करेगा और वह स्वयं उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ये जो चीज़ आती है वो निर्माणवादी दृष्टिकोण या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंतर्गत शामिल की जाती है। मैं समझता हूँ कि आपको एक एक प्रश्न बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक एक प्रश्न जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, नए प्रश्न हैं, थोड़ा उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा अप रखा हुआ है सीटेट और यूपीटेट के प्रश्नों के अनुसार। अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि उत्तराखंड टेट की परीक्षा हुई, उसमें जो प्रश्नों का लेवल था काफ़ी हाई था, काफ़ी बच्चों से प्रश्न जो हैं वो नहीं हो पाए, बहुत थोड़ा लेवल जो था उसका वो टफ था। तो यहाँ पर उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए आपके सामने ये प्रश्न लाए जा रहे हैं। और 10वां प्रश्न आपके सामने है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको हिंदी में आंतरिक प्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है, इसका कौन सा उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि आंतरिक प्रेरणा में बच्चा खुद की रुचि से सीखता है, यानी कि जब वह सीखता है तो उस सीखने में वह आनंद का अनुभव करता है, यानी कि अपने आप ही हर्ष और उल्लास के साथ में आनंद लेते हुए वह पढ़ता है, सीखता है। इसी को ही हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य है, पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग, ये क्या है। तो यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम यहाँ पहले कि रेमेडियल टीचिंग में कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समर्थन दिया जाता है, यानी कि शिक्षक अगर अपनी कक्षाओं में देखता है कि कुछ विद्यार्थी कमज़ोर हैं तो उनको रेमेडी देने के लिए उसको अतिरिक्त सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता पड़ती है, एक्स्ट्रा क्लासेस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो स्लो लर्नर हैं या जिसको हम अधिगम असमर्थित बालक कहते हैं, ऐसे बालकों के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह अतिरिक्त समर्थन या एक्स्ट्रा सपोर्ट उसको दे, एक्स्ट्रा समय उसको दे और उसकी पूरी हेल्प करे, क्योंकि उसको समझने में थोड़ा समय लगता है। और आपका काम, यानी एक शिक्षक का जो काम है वह छात्र की जो समस्या है उसका समाधान करना है। इसी को हम रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न आ रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हिंदी में समावेशी शिक्षा कहा जाता है, इसका क्या अर्थ है कि समान अवसर और सहयोग पर आधारित होती है, यानी कि समावेशी शिक्षा जो है वो समान अवसर, यानी कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं और सभी को समान सहयोग प्रदान किया जाए। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वह समान अवसर और सहयोग पर और समन्वय पर और उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, ये कहती है समावेशी शिक्षा कि सभी बच्चों को एक साथ एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए, जिससे जो खास तौर से जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं उनके अंदर हीनता की भावना उत्पन्न ना हो। आगे देखें, 13वां प्रश्न आपके सामने है कि बच्चे की सीखने की कठिनाइयों को पहचानने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। तो यहाँ पर बच्चे की कठिनाइयों को, यानी कि बालक की जो कठिनाइयाँ हैं उनको सीखना, उनकी पहचान करने का सबसे जो उपयुक्त यानी कि एप्रोप्रिएट जो मेथड है वो कौन सा हो सकता है। तो वह है अवलोकन और संवाद करना, यानी कि बालक का निरीक्षण करना, बालक का ऑब्जर्वेशन करना और साथ साथ उसके साथ में इंटरेक्शन करना। और इंटरेक्शन करते हुए, यानी कि इंटरेक्शन इस प्रकार से करना जो तर्क आधारित हो, जो पर्पजफुल हो,
और विद्यार्थी के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन उत्पन्न करे, ऐसा संवाद उसके साथ में करना। और उस संवाद के माध्यम से जो विद्यार्थी की कठिनाइयाँ हैं उनको एक शिक्षक बखूबी रूप से समझ सके, पहचान सके और उनका समाधान कर सके। तो यहाँ पर सतत अवलोकन और संवाद से शिक्षक कठिनाइयाँ पहचान सकता है। आगे बढ़ें। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य है या पर्पस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पर जो 14वां प्रश्न आपके सामने आया है पूछ रहा है आपसे कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कैसी होती है, इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर फिर वही चीज़ आई है कि सबसे ज़्यादा जो मनोवैज्ञानिकों ने फोकस किया है वो इसी पर फोकस किया है कि बालक को सिखाते समय उसके एक्सपीरियंस का सहारा लिया जाना चाहिए। तो अनुभव से सीखना, एक्सपीरियंस से सीखना, लर्निंग बाय डूइंग तो है ही, लर्निंग बाय प्ले भी है, लेकिन बालक जो है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से भी सीखे या लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस से भी वो सीखे। तो बच्चे को कार्य व अनुभव द्वारा सीखने का अवसर देना, जैसा कि जॉन डीवी के द्वारा कहा गया। और केवल जॉन डीवी नहीं बल्कि अधिकतर जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने इसी पर फोकस किया है कि बालक को सिखाते समय उसके क्रियाओं पर और साथ साथ उसके एक्सपीरियंस पर फोकस किया जाना चाहिए और उसे स्वयं ज्ञान की खोज करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने कि रीइंफोर्समेंट का अर्थ है। रीइंफोर्समेंट क्या है? तो इस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर कि स्किनर के अनुसार रीइंफोर्समेंट से व्यवहार दोहराने की संभावना बढ़ती है। एक से एक प्रश्न आपके सामने हैं, एक अलग ट्रेंड के रूप में आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं। जो बीएड और डीएलएड की परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ जितनी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए ये सभी प्रश्न जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, आपको ये याद रखने हैं। और एक्सप्लेनेशन तो आपको बिल्कुल कॉपी में नोट करते जाना है कि स्किनर के अनुसार रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन से व्यवहार दोहराने की संभावना बढ़ती है, यानी कि जहाँ पर व्यवहार का निर्माण भी होता है और साथ साथ एक क्रिया को बार बार दोहराने के लिए प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है, उसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। जब यानी कि संभावनाएं बढ़ानी हो हमें किसी बालक के व्यवहार में, हम चाहें कि इस क्रिया की संभावनाएं बढ़ें तो हमें चाहिए कि उसको रीइंफोर्स किया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि सीखने को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग लर्निंग, यानी कि सीखने को, बालक के सीखने को ज़्यादा मजबूत करना जिससे बार बार उसी क्रिया को बालक करे और वह उसके व्यवहार में एक स्थायी रूप ले ले। आगे बढ़ें। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? कब करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट? यानी कि यहाँ पर जब हम सीसी, पिछले प्रश्न में हमने सीसी की बात की, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन की बात की ही, तो वहीं से ही ये दो कॉन्सेप्ट निकल करके हमारे सामने आते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। यहाँ पर दोनों पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वह किसी भी क्रिया के मध्य में या एक शैक्षिक सत्र के मध्य में बालकों के जो टेस्ट या परीक्षण लिए जाते हैं उसके वह इवैल्यूएशन कहलाता है। यानी कि एक शैक्षिक सत्र के मध्य में जो बालक का इवैल्यूएशन किया जाता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है वो पूछ रहा है कि ये कब किया जाता है? तो ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जब बालक सीखता है तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो है ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो यानी कि एक शैक्षिक सत्र के मध्य एक शिक्षक के द्वारा जो बालक का परीक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, उसका टेस्ट लिए जाते हैं या टर्म एंड टेस्ट लिए जाते हैं, यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है, मंथली टेस्ट भी कई जगह लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सीखने की प्रक्रिया के मध्य जो परीक्षण किए जाते हैं, बालक का असेसमेंट जो किया जाता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। यह सुधारात्मक मूल्यांकन होता है। यहाँ पर फोकस कीजिएगा एक्सप्लेनेशन में कि यह सुधारात्मक मूल्यांकन होता है जो शिक्षण प्रक्रिया के बीच में या मध्य में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ गए। लेकिन दूसरा शब्द मैंने आपके सामने बोला, एक होता है समेटिव इवैल्यूएशन, जो सत्र के अंत में एट एंड ऑफ टर्म्स, यानी कि सत्र के अंत में किया जाता है।
यानी कि जब पूरा सत्र पढ़ा दिया जाता है और पढ़ाने के बाद लास्ट में उसका असेसमेंट किया जाता है तो उसको सम्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट भी मैंने आपको बता दिया और सम्मेटिव असेसमेंट भी मैंने आपको बता दिया, इस पर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है पीयर लर्निंग का अर्थ है, यानी पीयर लर्निंग जो होती है वो उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर सहपाठियों के सहयोग, जो क्लासमेट होते हैं उनके सहयोग और बातचीत से सीखने को पीयर लर्निंग कहते हैं। एक एक प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सहपाठियों से सीखना यानी कि क्लास के अंदर आपस में डिस्कशन करना, आपस में संवाद करना, आपस में अंतःक्रिया करना। और हम किसी एक टॉपिक पर जब अंतःक्रिया होती है तो कहीं ना कहीं जब 5 या 10 लोग विद्यार्थी या सहपाठी बैठे होते हैं तो सभी उसके बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जान लेते हैं और एक अच्छे निष्कर्ष या परिणाम तक वो पहुंच जाते हैं। तो लर्निंग फ्रॉम क्लासमेट यानी कि जो क्लासमेट के माध्यम से जो सीखना होता है, जो अधिगम किया गया है, ज्ञान अर्जन किया गया है, उसी को यहाँ पे पीयर लर्निंग कहा जाता है। आगे बढ़ें। 18वां प्रश्न आपके सामने है कि भाषा के विकास में कौन कौन सी क्रियाएं निहित होती हैं। तो भाषा के विकास में, छोटा सा प्रश्न अलग तरह का आ गया आपके सामने, यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि भाषा के विकास में कौन कौन सी क्रियाएं निहित होती हैं। तो भाषा के विकास में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी समझा मैंने इस प्रश्न को, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया कि एक तो कर्दन, एक कूइंग और बलबलाना या अंग विक्षेप जो होता है, ये भाषा के विकास में निहित क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि बालक के द्वारा जो प्रारंभिक भाषा का विकास होता है तो वह कर्दन के माध्यम से, कूइंग के माध्यम से, बलबलाने के माध्यम से या अंग विक्षेप के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने है कि यौन चेतना का विकास बालक में किस आयु में प्रारंभ होता है। तो यौन चेतना का जो विकास है बालक में वह 8-9 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। और अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न आपके सामने है और मुझे उम्मीद है कि आज जो प्रश्न आपके सामने आए हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ पहुंचाएंगे। आपका जो उद्देश्य है कि शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं को पास करना, शिक्षक बनना और जो समस्याएं अधिगम करते समय, पढ़ते समय आपके सामने आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करना, ये वीडियोज़ 5 फिंगर क्लासेस के माध्यम से जो आपके सामने आ रहा है, इन सब समस्याओं का समाधान करने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और तो आप ध्यान से इस सभी 20 प्रश्नों को देखेंगे और जो आगे लगातार सीरीज आ रही हैं इनको भी लगातार आप देखते रहिए, इनको समझते रहिए। ये आपके लिए, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आपके पर्पस को पूरा करने के लिए, आपको लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित सिद्ध होगी। तो अंतिम प्रश्न आपके सामने, बाल मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक का योगदान किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो बाल मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वह व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म से जुड़ा हुआ है। तो ये अंतिम प्रश्न था आपके लिए इस पढ़ा सीरीज की जो 25th जो सीरीज है उसमें। और मुझे उम्मीद है कि जब आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको आप दूसरे अपने सहपाठियों के पास शेयर भी करेंगे इसको, क्योंकि मैंने बताया कि ये पीयर लर्निंग है कि जो आपने सीखा है उसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। ज्ञान का जब तक हस्तांतरण नहीं होगा वह ज्ञान जो है स्थायी नहीं हो पाता। तो और आपस में जब तक डिस्कशन नहीं होगा, जब तक ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता। तो उम्मीद है कि आप इसको अपने सहपाठियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, इसको लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।